हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है दिव्य त्रिपाठी। आईक्यू सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और इसमें कई सारे क्वेश्चन हैं जो कि ज्योग्राफी के भी हैं और आर्ट एंड कल्चर के हैं और आपके जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड हैं वो भी क्वेश्चंस हैं। तो उनको सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन का जो एक असेंबल किया है जिसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, उसमें आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने रहेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको इस क्वेश्चन में तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये किस नदी के बारे में है, किस रिवर के बारे में है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है इट फ्लोज थ्रू द डिस्ट्रिक्ट ऑफ मयूरभंज एंड बालासोर इन द इंडियन स्टेट ऑफ उड़ीसा, ठीक है। पहला ये है। दूसरा है कि इट फ्लोज इन द बे ऑफ बंगाल, यानी कि यह बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है। आपका ये दूसरा है। और तीसरा है इट राइजेज इन द सिमलीपाल हिल्स एंड प्लंग्स थ्रू बारह पानी फॉल्स, यानी कि आपका ये सिमलीपाल पहाड़ी से निकलता है और बरहे पानी जलप्रपात से होकर गिरता है, ठीक है। तो आपको ये तीनों बताना है कि ये तीनों स्टेटमेंट किस नदी के लिए हैं। तो आपका ऑप्शन जो है वो है ऋषिकुल्या रिवर, आपका नागावली रिवर, तीसरा है बहुधा रिवर और चौथा है बुद्ध बलंगा रिवर, ठीक है। तो आपको इन चारों में से बताना है कि ये किस नदी के लिए है, ठीक है। आपका टाइम शुरू होता है अब। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये क्वेश्चंस थोड़े टफ हैं और लेकिन अगर आपको इसके आंसर सही मिल जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको थोड़ा मतलब कि इसमें आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं तो आपको एक नई इन्फॉर्मेशन मिली है, तो इसके लिए आप खुश हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये सारी जो मतलब एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं वो तीनों स्टेटमेंट ये बुद्ध बलंगा रिवर के लिए हैं, जो आपकी उड़ीसा राज्य में मयूरभंज और बालासोर जिले से होकर बहती है और बंगाल की खाड़ी में ये ड्रेन होती है और उसके बाद ये सिमलीपाल पहाड़ियों से निकलती है और बरहे पानी जलप्रपात से होकर बहती है। तो ये सारे स्टेटमेंट जो हैं वो बुद्ध बलंगा रिवर के लिए हैं, ठीक है। अब आपका ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है एक बोर्रा केव्स एंड इरामाटी डिबालू आर लोकेटेड इन तमिलनाडु। बोर्रा गुफाएं और एरामाटी डिबालू तमिलनाडु में स्थित है। एक कोई गुफा है और एक डिबालू के बारे में है, तो वो तमिलनाडु में है। दूसरा है दोनों भारत के अधिसूचित राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक विरासत स्थलों में से एक, यानी कि बोथ आर अमंग द नोटिफाइड नेशनल ज्योग्राफिकल हेरिटेज मॉन्यूमेंट साइट ऑफ इंडिया। तो ये दोनों क्या सही हैं, क्या गलत हैं, या दोनों में से एक कोई सही है, तो आप इसमें से बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आपका समय समाप्त हुआ। जो आपका ऑप्शन इसमें सही है वो है ये। ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है, क्योंकि जो आपका एर्रा माटी डिबालू है ये आपका तमिलनाडु में नहीं पड़ता, ये आपका विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम और एक और जगह है भीमुनीपत्तनम। आपका भीमुनीपत्तनम पड़ता है। इन दोनों के बीच में ये एर्रामाडी डिबालू स्थित है, यानी तमिलनाडु में नहीं है। तो आपका इससे आपका पहला ही गलत हो गया। तो ये जो बोर्रा गुफा है उसके बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे जो विलियम किंग जॉर्ज हैं उन्होंने इसकी खोज की थी और उनको ये स्थल प्राप्त हुआ था। और जो ये स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट होते हैं वो ये होते हैं कि जैसे कि जो चूने पत्थर की जो अंदर गुफाएं होती हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि जैसे कि कोई भी चट्टान जो है, कोई भी जैसे कि मान लीजिए चट्टान है, वो आपकी इस चूने पत्थर से बनी है और वहां से अगर होके कोई नदी वदी बहती है ऊपर से, तो वो यहाँ पे जो चूने के वो होते हैं तो उनको अपने साथ बहा कर लेके चली जाती है, तो वहां पे केव बन जाते हैं। तो ये प्लेस खाली हो जाता है। तो ये प्लेस खाली हो जाता है, जैसे कि ये जो चट्टानों से भरा हुआ था ये जो प्लेस, वो प्लेस ये चूना पत्थर को काट के नदी एक गुफा बना देती है। तो उसमें कई सारे ऐसे स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट ऐसे रहते हैं, जो यहाँ से ऊपर जो गिरा करता है वो ऐसे लटक जाता है और जो ऐसे नीचे इकट्ठा हुआ करता है वो भी ऐसे आता है। तो इसी को हम स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट कहते हैं और इन्हीं से बने हुए थे इस केव में, जो कि शिव जी और पार्वती जी की मूर्ति और ऋषि के बियर्ड वाली मूर्ति और मदर और चाइल्ड के बारे में और क्रोकोडाइल और ह्यूमन ब्रेन के बारे में, टाइगर और काऊ के बारे में, तो ये सब चीजें उसमें मिली थी। तो आप ये याद रख सकते हैं, ये जो आपका आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम है उसके अराकू वैली में ये प्राप्त हुआ था, यानी तमिलनाडु में ये नहीं हुआ था, ये आपके आंध्र प्रदेश में है। तो आपका ये जो दोनों ऑप्शन है वो गलत है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है आप करंट से रिलेटेड, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ई अमृत इज या फिर आर करेक्ट, ठीक है। तो ई अमृत के बारे में कौन सा सही है या गलत है। तो सबसे पहला जो आपका स्टेटमेंट है, इट इज अ वेब पोर्टल फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इन इंडिया, यानी कि यह भारत के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक वेब पोर्टल है। दूसरा है इट इज अ जॉइंट इनिशिएटिव बिटवीन नीति आयोग एंड द यूएन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, यानी यूएनईपी के साथ मिलकर ये भारत के नीति आयोग का एक इनिशिएटिव है, ये दूसरा है आपका, ठीक है। और उसके बाद तीसरा है इट वाज लॉन्च बाय इंडिया इन कॉप 26, यानी कि यह भारत के द्वारा कॉप 26 में जो सम्मेलन हुआ था उसमें ये लॉन्च किया गया है। तो आप इन तीनों के बारे में बताएं कि कौन सा सही है, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे जो ऑप्शन है वो आपका बी सही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के बारे में जो जागरूकता पैदा करना है ये तो सही है, ठीक है, ये एक वेब पोर्टल है उसके लिए। और ये जो आपका थर्ड है ये कॉप 26 में लॉन्च किया गया था भारत के द्वारा, ये भी आपका सही है। लेकिन जो यहाँ पे बताया गया है कि यह भारत के नीति आयोग और यूएनईपी के द्वारा मतलब इनिशिएटिव है, तो इसमें ये एक गलत है। यूएनईपी के साथ नहीं, ये आपका यूके गवर्नमेंट के साथ
यानी यूनाइटेड किंगडम जो गवर्नमेंट है उसके साथ मिलकर नीति आयोग ने इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया, ठीक है? तो आप ये याद रखिएगा कि कॉप 26 में ये जो आपका ई अमृत पोर्टल है, इसको शुरुआत की थी भारत ने और इसमें उसके साथ जो है वो नीति आयोग और यूके गवर्नमेंट है, ठीक है? तो आप ये याद रखिएगा। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है कि जी20 के जो सदस्य देश हैं, यानी जी20 कंट्रीज़ हैं, उसमें जो मेंबर हैं, वो कौन-कौन सी कंट्रीज़ हैं, ठीक है? तो आप इसमें ये सेलेक्ट करिए, जो आपका पहला ऑप्शन है, वो है टर्की, दूसरा है सऊदी अरब, तीसरा है मेक्सिको और चौथा है इटली। तो आपको इन चारों में से बताना है कि ये चारों कंट्रीज़ हैं या 3 कंट्रीज़ हैं या 2 कंट्रीज़ हैं या फिर जो भी आपको समझ में आ रहा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बताएँ कि पहला या चौथा कंट्रीज़ उसमें शामिल है, दूसरी या तीसरी हैं या पहली, दूसरी, तीसरी हैं या चारों हैं। तो इसमें जो आपका सही ऑप्शन है, वो है आपका 1, 2, 3, 4 यानी कि ये चारों कंट्रीज़ शामिल हैं, ठीक है? तो इसमें मैं आपको बता दूँ एक्सप्लेन करके कि इसमें क्या-क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ, हो सकता है इससे क्वेश्चन आपका बन जाए। तो आपका ये जो जी20 कंट्रीज़ हैं, ठीक है? ये आपका जो जी20 कंट्रीज़ हैं, उनका जो गठन किया गया था, वो 1999 में किया गया था, ठीक है? जब आपका इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, यानी 1990 में, जो कि आपका बहुत ही प्रॉब्लम वाली स्थिति हो गई थी सभी के लिए, वित्तीय संकट आया था। उस टाइम में विशेष रूप से आपका जो ईस्ट एशिया है और जो साउथ ईस्ट एशिया है, उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। तो उसको मतलब कि बैलेंस करने के लिए उसको सही तरीके से आगे जो वित्तीय संकट आए तो उनको सँभाला जा सके और कोई वित्तीय समस्या ऐसी ना आ सके, फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसे ना आ सके, तो उसके लिए ये एक संगठन गठित किया गया जो टी जी20 कंट्रीज़ के नाम से जाना जाता है, ठीक है? इनका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वैश्विक वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना है। तो आप ये याद रख सकते हैं कि इनका उद्देश्य क्या है? ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो इसमें जो देश शामिल हैं, उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। ये आपका है अर्जेंटीना और ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद है ब्राज़ील, उसके बाद है कनाडा, उसके बाद है चाइना और है फ्रांस, जर्मनी, अपना भारत, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और मेक्सिको, रसिया, सऊदी अरब, साउथ अफ्रीका, टर्की, द यूके और उसके बाद ये यूएस हो गया और उसके बाद द ईयू यानी यूरोपियन यूनियन। तो जब आपका यूरोपियन यूनियन है, उसमें आपकी कई यूरोपीय कंट्रीज़ शामिल हैं, तो वो सब मिला के यूरोपियन यूनियन बनते हैं। तो वो भी इसमें शामिल हैं, तो कुल मिला के आपके 20 कंट्रीज़ इसमें शामिल हैं। और अगर आपको इसके बारे में डिटेल में समझना है, तो आप मेरे ये दिए गए लिंक पे क्लिक करके समझ सकते हैं और आपको डिटेल में समझ आ जाएगा कि जी7 कंट्रीज़ कौन-सी हैं और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था, वो किस तरीके से हुआ था और इसमें से जी8 जो कंट्रीज़ थी, उसमें उसके बाद जी7 कैसे बना। तो आप ये सारी चीज़ें फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं, ठीक है? फिगर के अकॉर्डिंग। जो आपका स्पेन है, वो आपका परमानेंट गेस्ट के तौर पे हमेशा के लिए है, ठीक है? एक गेस्ट के तौर पे हमेशा के लिए इसमें इन्वॉल्व्ड है। तो आप ये याद रखिएगा कि ये आपका 1999 में बना था, जो कि 1990 में जो क्राइसिस आया था, उसको स्टेबल करने के लिए इसका उद्देश्य है। उसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, माधवदेव अवार्ड इज़ गिवन फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिक डांस फॉर्म ऑफ द इंडिया एज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय संगीत नाटक अकेडमी। माधवदेव पुरस्कार जो है, वो संगीत नाटक अकेडमी द्वारा मान्यता प्राप्त भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए दिया जाता है? कौन-सा क्लासिकल डांस है जिसके लिए दिया जाता है आपका माधवदेव पुरस्कार? तो आपको ये बताना है। आपका पहला ऑप्शन है भरतनाट्यम, दूसरा है मणिपुरी, तीसरा है शास्त्रीय और चौथा है मोहिनीअट्टम। तो आपको इन चारों में से बताना है कि ये माधवदेव पुरस्कार किस चीज़ के लिए दिया जाता है? किस क्लासिकल डांस के लिए दिया जाता है? तो ये जो आपका शास्त्रीय है, उसके लिए ये दिया जाता है, ठीक है? तो माधवदेव पुरस्कार का संबंध आपका है शास्त्रीय से और आप ये याद रखिएगा, ये पुरस्कार दिया जाता है संगीत नाटक अकेडमी द्वारा, ठीक है? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपैरिजन बिटवीन द दिगंबर एंड श्वेतांबर सेक्ट्स ऑफ जैनिज़्म आर करेक्ट, ठीक है? तो जो आपके जैन धर्म में जो श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय है, उसके बारे में आपको सही जो कंपेयर है, उसको बताना है, ठीक है? कि क्या सही है इसमें से। तो व्हाइल दिगंबर बिलीव इन सबस्त्र मुक्ति, श्वेतांबर डिड नॉट बिलीव इन इट। तो आपको ये बताना है, इसका ये पहला जो कथन है, ये बता रहा है कि जब दिगंबर सबस्त्र मुक्ति में विश्वास करते हैं, श्वेतांबर इसमें नहीं मानते थे, ठीक है? तो आपको ये बताना है कि ये सही है कि नहीं। और दूसरा है आपका दिगंबर आर नॉट अलाउड टू हैव एनी काइंड ऑफ पोजेशन व्हाइल श्वेतांबर मॉन्क आर अलाउड टू पजेस 14 स्पेसिफाइड थिंग्स। दिगंबर को किसी भी प्रकार की संपत्ति रखने की अनुमति नहीं है, जबकि श्वेतांबर भिक्षुओं को 14 विशिष्ट चीज़ों को रखने की अनुमति है। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों में से कौन-सा सही। तो इसमें जो आपका सेकंड वो है स्टेटमेंट, वो सही है, यानी कि आपका जो दूसरा ऑप्शन होगा, वो सही होगा क्योंकि आपका सिर्फ़ सेकंड स्टेटमेंट सही है। इसमें ये जो है आपका दिगंबर सबस्त्र मुक्ति में विश्वास करते हैं और श्वेतांबर नहीं करते हैं, तो इसमें उल्टा है, ठीक है? तो इसको आप समझ लीजिएगा कि आपका श्वेतांबर करते हैं और दिगंबर नहीं मानते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुभाष चंद्र बोस इज़ नॉट करेक्ट। आप ये ध्यान रखिएगा, आप जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो आप ये ध्यान रखें नॉट शब्द को। इसमें जो गलत है वो आपको बताना है, ना कि सही वाला। तो चलिए देखते हैं। ही रोट द इंडियन स्ट्रगल, उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल लिखा। स्वामी विवेकानंद वाज़ हिज़ पॉलिटिकल गुरु, यानी कि जो सुभाष चंद्र बोस के पॉलिटिकल गुरु थे, वो आपके विवेकानंद थे, ये दूसरा स्टेटमेंट है। और तीसरा है ही फॉर्म्ड ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक,
यानी कि उन्होंने अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, ये आपका तीसरा है। ही वाज़ इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938, वह 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। तो आपको इसमें से बताना है कि कौन-सा सही नहीं है, ठीक है? मुझे लगता है कि आप लोगों ने अब तक आंसर दे दिया होगा, तो चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। तो इसमें हमें पता करना है कि कौन-सा गलत है। तो आप ये देख सकते हैं कि इन्होंने द इंडियन स्ट्रगल लिखी थी, तो ये आपका सही है। और उसके बाद इन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को गठन किया था, ये भी सही है आपका। और जो इसका राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे 1938 में, ये भी आपका सही है, ठीक है? लेकिन जो ये आपका विवेकानंद हैं, वो गुरु तो थे, लेकिन आध्यात्मिक गुरु थे, ठीक है? आप ये याद रखिएगा कि ये आध्यात्मिक गुरु थे, ना कि आपके पॉलिटिकल गुरु थे। इनसे प्रभावित थे, इनके विचारों से प्रभावित थे विवेकानंद जी के, और इनके ये आध्यात्मिक गुरु थे। तो इसमें सही आंसर है आपका स्वामी विवेकानंद उनके राजनीतिक गुरु थे, क्योंकि हमें गलत पता करना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑपरेशन लंदन ब्रिज व्हिच वाज़ इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ एन ऑपरेशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? जो ऑपरेशन लंदन ब्रिज है, वो किस ऑपरेशन के लिए संबंधित है, आपको ये बताना है, ठीक है? सबसे पहला है प्लानिंग ऑफ इवेंट्स इन द यूके फॉलोइंग द डेथ ऑफ द हेड ऑफ स्टेट, यानी राज्य के प्रमुख की मृत्यु के बाद यूके में घटनाओं की योजना बनाना, ठीक है? उसको ये कहते हैं। दूसरा है ऑफेंसिव ऑपरेशन लॉन्च बाय ब्रिटिश नेवी इन मेडागास्कर, मेडागास्कर में ब्रिटिश नौसेना द्वारा आक्रामक ऑपरेशन शुरू किया गया, उससे रिलेटेड है ये। या फिर तीसरा है यूके मिलिट्री ऑपरेशन इन अफगानिस्तान, जो यूके की मिलिट्री के द्वारा अफगानिस्तान में एक ऑपरेशन किया गया, उससे रिलेटेड है। या फिर आपका चौथा है यूके से शेष खालिस्तान समर्थक सिख आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए ये संबंधित है। तो आप ये बताइए, ये जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन लंदन ब्रिज, ये किससे संबंधित है? तो आपका जो ऑपरेशन लंदन ब्रिज है, वो आपका संबंधित है जो राज्य के प्रमुख की मृत्यु के बाद यूके में जो घटनाओं की योजना की जाती है, उसके लिए ये आपका ऑपरेशन किया जाता है। तो ये प्लानिंग ऑफ इवेंट्स इन द यूके फॉलोइंग द डेथ ऑफ द हेड ऑफ स्टेट, तो उसके लिए ये ऑपरेशन रिलेटेड है, ठीक है? लंदन ब्रिज। तो आप ये याद रखिएगा, आपका सही आंसर है ए। उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं, जो पहले हुए हैं, उनके बारे में बात करें, तो जो ऑपरेशन ट्राइडेंट है, वो 1971 में भारत के द्वारा किया गया था, जब भारत और पाकिस्तान का वार हुआ था, ठीक है? तो उस टाइम पे जो आपका पाकिस्तान में कराची शहर है, जो बंदरगाह शहर है, उस जगह पे भारतीय नौसेना द्वारा, इंडियन नेवी द्वारा ये ऑपरेशन किया गया था, ठीक है? तो आप ऑपरेशन ट्राइडेंट याद रख सकते हैं। 1971 में भारत-पाकिस्तान के बीच में युद्ध जब हुआ था, तो भारत के द्वारा किया गया था, ठीक है? अब बात करें ऑपरेशन एनाकोंडा की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सीआईए है, उसने अपने ऑफिसर्स को यहाँ पे, ट्रूप्स को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया था कि जो ये अफ़गानिस्तान में अल-कायदा और तालिबान है, उनका सफाया किया जा सके। तो ऑपरेशन एनाकोंडा इससे रिलेटेड है। उसके बाद ऑपरेशन ब्लैक थंडर की बात करें, तो ये 1980 में, यानी 1980 के दशक में, जो आपका स्वर्ण मंदिर से शेष खालिस्तान समर्थक सिख आतंकवादियों को बाहर निकालने के लिए भारत में किए गए 2 अभियान के नाम है, ठीक है? उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो वो है साइबोर्ग परटेन्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि साइबोर्ग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है? तो आपको ये बताना है। आपका ए है अ साइबर ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व्ड इन माइनिंग क्रिप्टो करेंसीज इल्लीगली, यानी अवैध रूप से जो क्रिप्टो करेंसी में शामिल हो, ठीक है? ऐसा कोई साइबर संगठन। और दूसरा है अ न्यूली फाउंडेड स्पीशीज दैट बिलॉन्ग्स टू द क्रायोजेनियन पीरियड, यानी कि जो आपका एक प्रकार की नई पाई गई प्रजाति जो क्रायोजेनियन काल से संबंधित है। तो जो ये कई सारे युग हुए थे, उस टाइम की बात की जा रही है। अ साइबोर्ग इज़ अ बीइंग विथ बोथ ऑर्गेनिक एंड बायोमेक्ट्रॉनिक बॉडी पार्ट्स। एक साइबोर्ग जैविक और बायोमेक्ट्रॉनिक शरीर के अंगों के साथ ही एक प्राणी है। और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि आपका साइबोर्ग है क्या? तो आपका ये जो साइबोर्ग है, वो आपका ये है, सी वाला जो ऑप्शन है, वो सही है, ठीक है? यानी कि ये आपका ऑर्गेनिक भी है और बायोमेट्रॉनिक भी है, ठीक है? तो ये एक प्रकार से जापान वाले एक कॉकरोच बना रहे हैं, जो कि अपने आप में जैविक भी है और बायोमेट्रॉनिक बॉडी भी है। वहाँ पे जो ह्यूमन है, वो नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक ऐसा बना दिया गया है जापान के द्वारा, वैज्ञानिकों के द्वारा, जिसमें वो निगरानी कर पाएँगे, जहाँ पे मनुष्य भी नहीं कर सकते हैं। और पर्यावरण के लिए भी, एनवायरनमेंट के लिए भी वहाँ पे वो कुछ चीज़ों को अपना निगरानी के तौर पे देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं इसके बारे में, जो कि स्पेशल बनाती हैं। तो कुल मिला के ये कुछ क्वेश्चन्स थे जो कि करंट से भी रिलेटेड थे, और आपका ज्योग्राफी और आपके हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, इन सब चीज़ों से रिलेटेड थे। और कुछ थोड़े टफ भी थे, लेकिन इससे आपको थोड़ा नया नॉलेज मिलेगा, तो इस वजह से मैंने इसको शामिल किया है वीडियो में। तो आप इसको देखिए, समझिए और नया नॉलेज गेन करिए। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।